हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में देखेंगे कि हिंदू लॉ के कौन कौन से सोर्स है और ये कहाँ कहाँ से आए हैं और इसके कितने स्कूल्स हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदू लॉ के जो है दो सोर्सेज है। पहला है एंशिएंट सोर्सेज और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं तो श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज एंड कस्टम्स। और मॉडर्न सोर्सेज में है इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस। और दूसरा है प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशंस। अब हम लोग एंशिएंट सोर्सेज के बारे में देखते हैं कि हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं। पहला है श्रुति। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। द वर्ड श्रुति मीन्स व्हाट वाज हियर्ड। श्रुति का मतलब क्या होता है? जो सुना था। No written material available at the time, so primarily way to communicate of knowledge were orally by stage of their family disciples, which supplemented it and carried it forward. जो श्रुति का मतलब सुनना होता है, सुनकर। जैसे कि उस समय में कोई भी रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो जो भी नॉलेज होता था तो वो पर्सन टू पर्सन फॉरवर्ड किया जाता था। जैसे कि उसके फैमिली या फिर उसके डिसिपल्स जो है तो वो धीरे धीरे से बढ़ता था। और श्रुति में चार वेद आते हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। Originally, there were only first three Vedas and Atharvaveda added later. शुरू में सिर्फ तीन ही वेद थे, बाद में अथर्ववेद को ऐड किया गया। वेदास described Hindu society made of patriarchal family. Each family was considered as a unit of which was heard oldest living as descendant called गृहपति। वेद में जो हिंदू सोसाइटी के बारे में दिया गया था, वो जो पैट्रियाटिक फैमिलीज होती हैं उसके बारे में दिया गया था। और इसमें जो सबसे पुराने पर्सन होते हैं, सबसे लिविंग होते हैं, उसको गृहपति कहा जाता है। अब हम लोग स्मृति के बारे में देखेंगे कि स्मृति क्या है। विच वाज रिमेम्बर्ड, जो याद है। द सेकेंड सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ विच इज अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट which was attributed to an author unlike Shruti, which was transmitted and supplemented solely through generation. स्मृति जो है वो क्या है? हिंदू लॉ का सेकेंड सोर्सेज है। इसमें रिटन दिया गया है, लेकिन श्रुति उतना नहीं दिया गया है। और इसमें जो है क्या, जनरेशन बाय जनरेशन ये फॉरवर्ड होता है। अब हम लोग कुछ स्मृति के बारे में जानते हैं जो कि है। कौन कौन से स्मृति? तो मनु स्मृति, यज्वालिका स्मृति, नारदा स्मृति। तो मनु स्मृति जो के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ओल्डेस्ट स्मृति रिटन वाज मनु। मनु स्मृति जो है वो मनु के द्वारा लिखा गया है और ये सबसे पुराने स्मृति है। बट was supplemented further by generation. Writing was not invented and it was transmitted orally. Brahmins and eminent position in society and there was no right for women and शूद्रास। ये जो मनु स्मृति है वो सबसे पुराने स्मृति में से एक है। ये क्या, लेकिन ये क्या किया गया, ये लिखा नहीं गया हुआ है। और इस मनु स्मृति में सबसे ऊंचा पोजीशन जो है वो ब्राह्मण को दिया गया है। और मनु स्मृति में औरतों और शूद्रास को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा है यज्ञवल्क्य स्मृति, written between the period of बुद्धा एंड विक्रम आदित्य। यज्ञवल्क्य स्मृति जो है ये बुद्ध और विक्रम आदित्य के टाइम के समय में लिखा गया था, उस बीच में। इट वाज मोर सिस्टमेटिकली अरेंज एंड मोर कॉन्साइज देन मनु स्मृति। ये जो था मनु स्मृति से ज्यादा अच्छा से लिखा गया था और कॉन्साइज फॉर्म में लिखा गया था। तीसरा है नारदा स्मृति। नारदा वाज ए नेपाली सेज। नारदा जो थे वो एक नेपाली साधु थे। एंड इन दिस स्मृति ही रिकॉग्नाइज्ड विडोज मैरिज, वुमेन होल्डिंग प्रॉपर्टी। इस स्मृति में विधवा विवाह, इसके बाद औरतों को प्रॉपर्टी को लेकर किंग मेड लॉ
गिव हर हायर स्टैंडिंग, और इसमें राजा के द्वारा बनाए गए कानून को रखा गया। दिस स्मृति ऑल्सो लाइबल डाइन रूल्स रिगार्डिंग प्लीडिंग्स एविडेंस ऑफ विटनेस विच आर नॉट मेंशन्ड एट ऑल द प्रीवियस स्मृति, और इस स्मृति में विटनेस को रखा गया, प्लीडिंग्स को रखा गया, जो कि पहले भी किसी भी स्मृति में इसके बारे में नहीं दिया गया था। थर्ड एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। पहला है मिताक्षरा और दूसरा है दयाभागा। मिताक्षरा, द लिटरल मीनिंग ऑफ मिताक्षरा ए ब्रीफ कॉम्पेंडियम। मिताक्षरा का मतलब क्या होता है? एक संक्षिप्त संग्रह। मिताक्षरा इज ए कमेंट्री बाय विजनेश्वर एंड यज्वालिका स्मृति। मिताक्षरा जो है वो विजनेश्वर और यज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया था, और ये कब बना था, लिखा गया था? तो सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी में लिखा गया था। दया भागा written by Jimtwahana in the latter half of 12th century, तो सेकेंड हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में ये लिखा गया था। इट वाज कमेंट्री ऑन स्पेसिफिक स्मृति एंड श्रुति बट इट इज डाइजेस्ट ऑल कोड्स। कह रहा है कि ये जो दया भागा है ये किसी स्पेसिफिक स्मृति, श्रुति या स्मृति पर नहीं था, ये बहुत सारे जितने भी कोड है उन सबको भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दयाभागा। अब हम लोग दयाभागा और मिताक्षरा के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेरिटी अर्थात नियरेस्ट ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। मिताक्षरा में क्या किया गया था? ब्लड रिलेशनशिप के नियरनेस के बारे में दिया गया था। The person nearer the blood relationship shall succeed the property। इसमें ये कहा गया था कि जो ब्लड रिलेशनशिप में नियरर होगा वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी को आगे सक्सीड करेगा। बट फीमेल्स वेर एक्सक्लूडेड एंड एजेंट्स आर एक्सक्लूडेड एंड एजेंट्स वेर प्रीफर्ड ओवर कोएजेंट्स। इसमें जो मिताक्षरा थी उसमें फीमेल्स को एक्सक्लूड किया गया था, एजेंट को एक्सक्लूड किया गया था, और एजेंट को भी किया गया था, और उसके कॉग्नेट को भी। अब दया भागा देखते हैं। इट रिजेक्ट्स द प्रेफरेंस ऑफ एजेंट्स ओवर कॉग्नेट्स। ये क्या एजेंट्स और कॉग्नेट्स को भी प्रेफरेंस करता है। एंड द बेसिस ऑफ सक्सेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस ऑफरिंग स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑन द डिसीज्ड प्रीफर्ड। इसमें जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो जिसको ऑफर करके जाता है उसको क्या करता है? प्रॉपर्टी आगे सक्सीड करेगा। मिताक्षरा में कहता है सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन हैव राइट ओवर प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ। क्या इसमें मिताक्षरा में जो भी सन होगा, ग्रैंडसन होगा या ग्रेट ग्रैंडसन होगा वो बर्थ से ही उसका उस प्रॉपर्टी पर राइट होगा। बट दया भागा में नो सच राइट टू सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन अंटिल फादर इज अलाइव। दया भागा में जब तक कि उसके पिता जिंदा होंगे ना बेटा, न ग्रैंडसन, न ग्रेट ग्रैंडसन को उस प्रॉपर्टी पर राइट होगा। ही इज द मास्टर ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैन डिस्पोज इट एट हिज प्लेजर। वो जो होता है वो अपने प्रॉपर्टी का मास्टर होगा, वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। सन हैज राइट टू पार्टीशन ड्यूरिंग लाइफ लाइन ऑफ फादर। इसमें मिताक्षरा में सन के पास फादर के जीवित रहते हुए पार्टीशन का अधिकार होगा, लेकिन दया भागा में नो राइट टू पार्टीशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फादर। दया भागा में पिता के रहते उसमें पार्टीशन का अधिकार नहीं होगा। मिताक्षरा डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप, सर्वाइविंग कोपार्टनर टेक द शेयर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ कोपार्टनर। मिताक्षरा में अगर कोई कोपार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बाकी कोपार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। If दया भागा में if co-partner dies issueless without child, his widow has a right to succeed his share and confer partition on her account। दया भागा में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कि इशूलेस होता है तो वो उसकी वाइफ को मिलेगा। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अब हम लोग हिंदू लॉ के स्कूल के बारे में देखेंगे कौन कौन से स्कूल्स होते हैं। सबसे पहले तो दो स्कूल होते हैं, मिताक्षरा स्कूल और दया भागा स्कूल। मिताक्षरा में कौन कौन से आते हैं? मिथिला स्कूल, द्रविड़ स्कूल, बनारस स्कूल और महाराष्ट्र स्कूल। और दया भागा में बंगाल
स्कूल। अब हम लोग मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में देखेंगे कि हिंदू लॉ के मॉडर्न सोर्स कौन कौन से हैं। पहला है लेजिस्लेशन। Different parts of India had different diverse practices and that created confusion when conflict across। कह रहा है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के प्रैक्टिसेस किए जाते हैं और अलग अलग क्या होता है कानून बनते रहते हैं। Legislation was the earliest way to making the law uniform। Legislation क्या है? लॉ मेकिंग यूनिफॉर्म का सबसे पुराना और सबसे अच्छा रास्ता है। Legislation are concrete, easily accessible and ascertainable have the authority। Legislation के पास क्या है? लॉ बनाने का अधिकार है। Most legislation are reformative in nature and स्टार्टिंग। कह रहा है कि लेजिस्लेशन के पास जो होता है वो क्या होता है, जितने भी लॉ बनाते हैं वो रिफॉर्मेटिव होता है। अब हम लोग लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए कुछ नियम के बारे में देखते हैं। पहला है द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट टू प्रोटेस्ट राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन हु हैज कन्वर्टेड हिज रिलीजन और हिज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कास्ट और कम्युनिटी। दूसरा है विडो remarriage act 1856 to give widows right to remarry। तीसरा है हिंदू विल्स एक्ट 1870। Hindu did not have and law which allowed them to make will in this fill the gap। और चौथा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 जो कि इंटर रिलीजियस कास्ट इंट्राकास्ट मैरिज अलाउ करता है। मॉडर्न लेजिस्लेशन। अब मॉडर्न लेजिस्लेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। In 1944, Hindu Law Committee was made under chairmanship of Sir Bengal Narsingh Rao। क्या हिंदू लॉ कमिटी जो कि किसके चेयरमैनशिप में बनाया गया था? नरसिंहा राव के चेयरमैनशिप में। The purpose of the committee was to make uniform code for Hindus and bring all Hindus under this code। इस क्या कोड का बनाने का एक ही मतलब था क्या? सारे हिंदू पर एक लॉ अप्लाई हो। A draft code was under this code। The draft code was made in 1948, but the Hindus said no। They said a new code would attack their sacred law। लेकिन हिंदू क्या वो राजी नहीं हुए और ये बोले कि जो भी हिंदू है उसके धर्म पर अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू ड्रॉप हिज आइडिया। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। बट अम्बेडकर डिड नॉट लाइक ड्रॉपिंग दिस आइडिया सो ही रिजाइंड इन 1951 एज प्रोटेस्ट। लेकिन अम्बेडकर जो थे क्या किए? अपना वो आइडिया ड्रॉप नहीं किए, जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में क्या किया? रिजाइन दे दिया था। दिस कोड वॉज एनीवेयर इम्प्लाइड इन 4 पार्ट्स। ये जो कोड बना है वो 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और चौथा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। This act modernized the law applicable to Hindu by retaining fundamental framework and reforming the framework to the certain degree where headed। Customs are given force of law in any situations। कह रहा है कि कस्टम जो है कि फोर्स लॉ फोर्स में लाया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। थ्रू द कमेंट्री ट्राइड टू इंक्लूड कस्टम बट टेकिंग इन compelling all customs in the country like India, which varied practices, customs, exercising the regional, local, even family level almost impossible। कह रहे हैं कि कस्टम क्या होता है? ये रीजन टू रीजन वैरी करता है, लोकल एरिया पर अलग अलग होता है, फैमिली लेवल पर अलग अलग होता है, तो ये सबको फॉलो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कस्टम टू बी लॉ मस्ट बी एंशियंट। अगर कस्टम को लॉ बनाया जाता है तो वो जरूरी है कि वो पुराना होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, ऑब्जर्व होना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन, और बिना किसी इंटरप्शन के वो कॉन्टिन्यूसली चलता हुआ भी होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। क्या कर रहा है? और वो जो होना चाहिए वो इमोरल नहीं होना चाहिए
और किसी पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं कर रहा होना चाहिए। रिटन रूल ऑफ लॉ और स्टेट्यूट अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्सप्रेसली सर्व्ड बाय स्टेट्यूट एंड शुड बी कंसल्टेड एक्सटर्नली। अगर ये सब होगा तो लॉ क्या होगा, स्टेट्यूट जो होती है वैसे लॉ को सिक्योर करती है, वैसे लॉ को बचा के रखती है और उस पर स्ट्रिक्टली कोई भी एक्शन लेती है। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी करें और कहीं भी पेस्ट करके सेव करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए।